हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपका है, विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम होम मिनिस्ट्री फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन। तो इनमें से कौन सी आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है जहां पे जिनको होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है कि वो अपनी पहली ऑल वुमेन बटालियन बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। इट इज योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF को ये अप्रूवल मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CISF है, आप सभी को पता होगा, जो मेट्रोज में आप देखते हो आर्मी वाले खड़े होते हैं वो CISF के जवान होते हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही एयरपोर्ट में, तो इन जगहों पे CISF आपकी रहती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात की गई है ऑल वुमेन बटालियन या महिला बटालियन की। इससे क्या होगा, जो वुमेन्स है उनको एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो CISF ज्वाइन करें। ओके, नाउ CISF की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है। इनका नाम है रजविंदर सिंह भाटी। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1969 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। Next is the Government of India has reconstituted the Interstate Council for enhancing center-state and interstate coordination, who is appointed as a chairman of ISC। जो इंटरस्टेट काउंसिल है जिसको रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसके चेयरमैन आपके बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, PM मोदी जी इसके आपके चेयरमैन हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जो है इनिशियली स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी आर्टिकल 263 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको 1990 में फॉर्म किया गया था थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सरकारिया कमीशन 1988। और इसको 2024 से पहले भी 2022 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब इसका काम क्या होता है, जो भी आपके एक तरह से ऐसे समझो कि जैसे इंटरस्टेट्स डिस्प्यूट्स आपके होते हैं, राइट, तो उनमें ये काफ़ी मदद करने वाला है। साथ में ही जो आपके सेंटर और स्टेट के मसले होंगे उनमें भी ये अपनी भूमिका निभाएगा और अच्छे रिकमेंडेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ISC जो है इट विल ऑल्सो इन्वेस्टिगेट इश्यूज अफेक्टिंग सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन टू इंश्योर सीमलेस गवर्नेंस, ताकि आराम से यहाँ पे काम हो पाए। ओके, इसके मेंबर कौन कौन से रहेंगे आपके मेंबर ऑफ काउंसिल, चेयरमैन जो PM नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा जो स्टेट्स के CM हैं, यूनियन टेरिटरीज के आपके जो हेड हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 9 यूनियन मिनिस्टर जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, अमित शाह, JP नड्डा, आपके शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, देन राजीव रंजन सिंह, लाल सिंह, देन वीरेंद्र कुमार, देन आपका नेक्स्ट आ जाते हैं KR नायडू। तो ये सारे आपके 9 मिनिस्टर्स इस काउंसिल के पार्ट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 13 इन्विटीज जो है, इन्वाइटीज भी आपके यहाँ रहेंगे, 13 परमानेंट इन्वाइटीज, जिसमें आपके नितिन गडकरी जी, S जयशंकर, पीयूष गोयल, जितन राम मांझी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव। तो ये सारे आपके 13 परमानेंट इन्वाइटीज यहाँ पे रहेंगे। ओके, इसके अलावा एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल भी यहाँ पे जो है रिस्ट्रक्चर की गई है, जिसके आपके चेयरमैन रहेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी। ये ध्यान में रखना है। अब इस कमेटी का क्या काम होगा, ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर रिव्यूइंग दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISC रिकमेंडेशन। जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी जाएंगी ISC द्वारा, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगी उसको रिव्यू करने का काम आपका स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल का रहेगा एंड एड्रेसिंग इश्यूज रेफर्ड बाय द चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ओके, अब ये जो कमिटी है इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी फॉर द कंटिन्यूस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अ काउंसिल। अब इसके कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे, 5 यूनियन मेंबर्स रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन, राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार एंड CR पाटिल। वेरस 7 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इसके पार्ट रहेंगे, N चंद्रबाबू नायडू, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत सोरेन, एकनाथ शिंदे, मोहन चरण, भगवंत मान एंड योगी आदित्यनाथ जी। क्लियर है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओकेजन ऑफ अ जनजाति गौरव दिवस, जो 15 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया गया था, एंड PM मोदीज विजिट टू बिहार ऑन दिस ओकेजन।
ठीक है। तो पीएम मोदी जी का सेम ओकेजन पे आपका विजिट भी हुआ था बिहार में, तो हमें बताना है कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट है। पहला आपका पॉइंट आ जाता है जनजाति गौरव दिवस 2024 जो है, इट मार्क्स द commencement of a 150th birth anniversary year celebration of भगवान बिरसा मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखा था मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्थ ओवर ₹6,640 करोड़ इन अ जमुई बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है इस ओकेजन पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अमित शाह जी ने जो है आपका अनवील किया था ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ अ भगवान बिरसा मुंडा एट दी बनसेरा पार्क इन न्यू दिल्ली दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी। तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट है। आंसर आपको यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे पीएम मोदी जी द्वारा इस ओकेजन पे 150th मतलब 150 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया था एंड एक पोस्टल स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑफ रुपीज डिनोमिनेशन ऑफ ₹5। ये क्लियर है। नाउ जो स्टैम्प है ये किसने डिजाइन की थी? श्री शंका समांथा जो है उन्होंने इसे डिजाइन किया था। नेक्स्ट इस ओकेजन पे जैसा हमने पढ़ा अभी 6,640 करोड़ का डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो मोदी जी ने अनवील किया था, जिसमें आपका इंक्लूडेड है 11,000 हाउसेस पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किए थे विच आर बिल्ड अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नेक्स्ट है 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लॉन्च किए गए थे अंडर दिस पीएम जनमन एंड एडिशनल 30 MMUs जो हैं ये अंडर धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किए गए थे प्रमोट करने के लिए इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर इन दी ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किए थे 300 वनधन विकास केंद्रास, देन 10 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ये भी इन्होंने यहाँ पे आपके लॉन्च किए थे। नेक्स्ट है he also laid the foundation stone of 25 additional eklavya model residential school worth over 1,110 करोड़। देन नेक्स्ट है 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इन योर छिंदवाड़ा एंड जबलपुर एंड 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर और गैंगटॉक सिक्किम में ये आपके लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट है ये आपके फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। नेक्स्ट है न्यू रोड्स विद लेंथ ऑफ 500 किलोमीटर्स वर अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन अ ट्राइबल रीजन एंड 100 मल्टीपर्पज सेंटर्स जो हैं ये भी यहाँ पे इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट भी यहाँ पे की थी। ठीक है, दैट विल वर्क एज अ कम्युनिटी हब्स अंडर द पीएम जनमन। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने यहाँ पे अनाउंस किया था बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे 25,000 न्यू आवास जो हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे विच इज़ वर्थ अराउंड ₹500 करोड़। नेक्स्ट है 1.16 लाख आवास यहाँ पे बनाए जाएंगे अंडर दी धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जिसका कॉस्ट आपका है 1,960 करोड़ का। 66 हॉस्टल बनाए जाएंगे पीएम जनमन के तहत एंड 304 हॉस्टल्स अंडर योर धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जिसका आपका वर्थ है 1,100 करोड़ का। देन 50 न्यू मल्टीपर्पज सेंटर्स की अनाउंसमेंट की गई है, 55 MMUs की, 65 आंगनवाड़ी सेंटर्स की अंडर दी पीएम जनमन, 6 centers of competency for 6 cell elimination along with the 330 projects for development of ashram schools, hostels, government residential schools among your this DAGGUA जिसका आपका कॉस्ट है अराउंड 500 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है यूनियन मिनिस्टर जो है अमित शाह जी ने ग्रैंड स्टैच्यू आपका अनवील किया था जिसका वेट पूछा जा सकता है 3000 kg का इसका वेट है। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो रीनेम्ड, इन्होंने रीनेम किया है सराय काले खान चौक को विच इज आउटसाइड दी सराय काले खान इंटरस्टेट बस टर्मिनस ISBT जो आपका है साउथ ईस्ट दिल्ली में, इसको यहाँ पे रीनेम किया है इन्होंने एज अ बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, सराय केले खान चौक को इन्होंने काले खान चौक को इन्होंने बिरसा मुंडा चौक रीनेम किया है। इसके अलावा अमित शाह ने डिक्लेयर किया है दैट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ बिरसा मुंडा विल बी ऑब्जर्व्ड एज आदिवासी गौरव वर्ष until 15th November 2025. Okay. Next up question है recently in November the Reserve Bank of India has designated which among the following banks as domestic systematically important banks for 2024 marking them as too big to fail. तो recently
जो हमारा आरबीआई है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने आपके DSIBs की लिस्ट जारी की है। इसमें 3 बैंक शामिल हुए हैं जो लास्ट ईयर 3 बैंक थे, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी। इन तीनों को डेजिग्नेट किया गया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब देश के ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। अगर ये फेल होते हैं तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस नुकसान से बचने के लिए इन तीनों बैंक को एडिशनल कैपिटल जो है वो मेंटेन करनी होती है। रिस्क रेशियो के अलावा भी इन्हें कुछ परसेंटेज मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ कितना परसेंटेज इनको मेंटेन करना होता है? अगर करंटली बात करें, ICICI बैंक अभी कोई यहाँ पे परसेंटेज मेंटेन नहीं कर रहा है। HDFC बैंक जो है 0.2% मेंटेन कर रहा है, और SBI अभी 0.60% मेंटेन कर रहा है, और ये इसे मेंटेन करेंगे टिल 31 मार्च 2025। इसके बाद यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं कि जो SBI है ये 0.80% मेंटेन करेगा एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 रिक्वायरमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ अ रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, तो ये बेसिकली इनको मेंटेन करना है। SBI अभी जो है कितना मेंटेन कर रहा है? 0.60%, और इसे 1 अप्रैल 2025 से मेंटेन करना होगा 0.80%, जो बकेट 4 के अंडर आता है। टोटल यहाँ पे बकेट 5 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अभी SBI जो है 1 अप्रैल 2025 से 4th बकेट में आ जाएगा, अभी 3rd बकेट में है। ओके, वहीं पे HDFC बैंक की बात करें तो ये पहले आपका 1st बकेट में था, और अभी इसको 1 अप्रैल 2025 से कहाँ पे, ये 2nd बकेट में आपका आ जाएगा 0.40%, एंड ICICI बैंक आपका कौन से बकेट में आ जाएगा? बकेट 1 में। क्लियर है? ये क्लियर हुआ जो चेंजेस हुए हैं। फाइन। नाउ शुरू से इसकी बात करेंगे। RBI ने 2014 में यहाँ पे एक फ्रेमवर्क लाया था और डीलिंग विद दी DSIBs, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। 2014 में फ्रेमवर्क लाया गया था। फिर 2015 से RBI ने डिस्क्लोज करना स्टार्ट किया बैंकों के नाम कि किनको हम डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो हैं उनको मानेंगे। तो 2015 से और 2015 में इनिशियली 2 बैंकों का नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था, विच इज SBI एंड ICICI बैंक। फिर 2017 तक आते आते 2017 में बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड किया है HDFC बैंक को। तो 2017 से 2024 तक 3 बैंक अभी तक जो है आपके DSIBs चले आ रहे हैं। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है HDFC कब जुड़ा था? तो 2017 में HDFC इस लिस्ट में शामिल हुआ था। क्लियर है? अब जैसे हम बात कर रहे हैं DSIBs की, ऐसे ही आपके ग्लोबल लेवल पे बैंक्स जो होते हैं उनको हम ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। GSIBs भी होते हैं, जिनकी लिस्ट भी आपकी नवंबर में लाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये आपका DSIBs का, GSIBs का, ये लाया कौन था? इस कॉन्सेप्ट को इशू किया गया था बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की। तो 2023 में जो लिस्ट आई थी उसमें आपके 29 बैंक्स थे, वेरएज 2022 की लिस्ट में यहाँ पे जो है 30 बैंकों की लिस्ट थी, बट 2023 में एक कम हो गया था। और 2024 की बात करें तो अगेन यहाँ पे 23 बैंकों की लिस्ट है, जो 2023 में थी वही लिस्ट है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे जो आपका ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल बैंक है, ये आपका जो ग्लोबल बैंक है, ये आपका बकेट 1 से इसे बकेट 2 में डाल दिया गया है। वेयरएज आपका जो बैंक ऑफ अमेरिका है, इसे बकेट 3 से बकेट 2 में शिफ्ट किया गया है। तो ये चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, और टोटल GSIBs आपका 29 है। कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी, इनकी भी जैसे हमारी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बकेट थी, ऐसे इनकी भी होती है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट वाली बकेट में कोई नहीं है। 4th वाली में JP मॉर्गन चेज है। 3rd बकेट में सिटी ग्रुप और HSBC है। देन बकेट 2 में आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हो। बैंक ऑफ अमेरिका आपका शिफ्ट हुआ है, राइट। एंड यहाँ पे दूसरा बैंक कौन सा है? इट इज ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल। फाइन, यहाँ पे बकेट 1 में भी आप लिस्ट देख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द क्यूमुलेटिव बिजनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 11% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे डेटा रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो क्यूमुलेटिव बिजनेस है पब्लिक सेक्टर बैंक का, ये आपका 11% बढ़ा है एंड इट रीच टू 236 ट्रिलियन रुपीज। ओके, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था जो ग्लोबल क्रेडिट एंड डिपॉजिट पोर्टफोलियोज हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, ये भी बढ़े हैं 12.9% एंड 9.5% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका, ये भी बढ़ा है 14.4% से एंड इट रीच्ड टू 1.5 ट्रिलियन रुपीज। वाइल जो नेट प्रॉफिट था, इसमें भी आपको 25.6% का ग्रोथ देखने को मिला है इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो ग्रॉस एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है, ये आपका रहा है 3.12% पे एंड 0.63% रिस्पेक्टिवली as of September 2024 and it is decreased by 108 basis point and 34 basis point year on year reflecting the better asset quality। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो CRAR है आपका, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका है, ये आपका बड़ा है, ये आपका कितना हुआ है 15.43% पे इन दी September 2024 and which is against the regulatory requirement of 11.5%। Next question है, which state has recently in November signed a MOU with the Reliance Industry Limited to establish 500 compressed biogas plants in the state। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, ताकि ये स्टैब्लिश कर सके 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को इन दी स्टेट। एंड ये कौन सा स्टेट है, इट इज योर आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसका कॉस्ट आपका है अप्रॉक्सीमेटली 65,000 करोड़ का एंड हर एक प्लांट जो है यहाँ पे, जैसे 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की बात की गई है, तो हर प्लांट को यहाँ पे 130 करोड़ का अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब मतलब इसमें लगाया जाएगा। नाउ जो ये प्लांट है ये प्रोड्यूस करेंगे एनुअली 39 लाख मेट्रिक टन की बायोगैस एंड यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये सप्लाई करेगी सॉलिड वेस्ट फॉर द गैस प्रोडक्शन and has appointed Transmission Corporation of Andhra Pradesh Limited as a joint managing director K3 Chekuri to oversee इनका नाम है केर्थी चेकुरी to oversee this project। एंड जो फाउंडेशन स्टोन है पहले बायोफ्यूल प्रोजेक्ट का, ये आपका रखा जाएगा इन दी ऑन दी 28 दिसंबर 2024, जो आपका पराकसम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। ओके, Now next question है, name the organization that has partnered with NTPC Limited to form a 50-50 joint venture company through their green energy subsidiaries। तो recently NTPC ने पार्टनरशिप की है ONGC के साथ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के साथ, ये इन्होंने पार्टनरशिप की है किस चीज के लिए, 50-50 जॉइंट वेंचर करने के लिए थ्रू देयर ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज, जो आपकी हैं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड ONGC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इन दोनों का आपका जो है कोलैबोरेशन हुआ है, जॉइंट वेंचर हुआ है, विच इज ONGC NTPC ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुआ था 18 नवंबर 2024 को, जिसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जीज जो हैं उनको प्रमोट करने का काम ये कर रही है। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। NTPC के करंट CMD हैं गुरदीप सिंह। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975 एंड हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वेरएस NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके CEO हैं राजीव गुप्ता। ONGC पे आते हैं, इसके चेयरमैन एंड CEO हैं अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1956। और आपको ध्यान में रखना है ये दोनों ही कंपनी आपकी महारत्ना कंपनीज हैं। एक आती है आपकी NTPC जो है ये आपकी महारत्ना कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड दूसरी आपकी ONGC जो है ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और दोनों को ही महारत्ना स्टेटस दिया गया था 2010 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, महारत्ना स्टेटस जो है 2010 में दिया गया था ONGC और NTPC दोनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस वर रिसेंटली इन नवंबर अनाउंस्ड एज अ बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर 2024 बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 55 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस जो हैं वो अनाउंस किए हैं। ठीक है, कितने विलेजेस हैं, इट इज 55 विलेजेस एंड ये अनाउंसमेंट की गई थी जो 4th एडिशन था बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव का, जो 2024 में आपका जो है 4th एडिशन था
2021 में इसकी शुरुआत बेसिकली की गई थी इस इनिशिएटिव की, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना टूरिज्म्स रोल इन रूरल एरियाज, प्रिजर्विंग लैंडस्केप, कल्चरल डाइवर्सिटी, लोकल वैल्यूज एंड culinary ट्रेडिशंस। इसमें 3 मेन पिलर्स आपके होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो UNWTO है, इसके सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी जनरल, इनका नाम है आपका ज़ुरब पॉलिकाश्विली। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका स्पेन में, मैड्रिड, स्पेन, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1970। क्लियर है? नाउ अब जो यहाँ पे 55 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस आपके सेलेक्ट किए गए हैं, उसमें से 7 विलेजेस जो हैं ये आपके हैं फ्रॉम दी बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अपग्रेडेड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, ये सपोर्ट करता है विलेजेस को कि ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करें, और जो भी इनका लैगिंग एरिया है उसमें ये हेल्प करते हैं स्टेट को, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो 7 विलेजेस आपके यहाँ पे BTV अपग्रेडेड प्रोग्राम के थे, जो मैक्सिको, मॉरिशस, साइप्रस के यहाँ पे 2 विलेजेस हैं, देन युगांडा और थाईलैंड एंड अर्जेंटीना। ये 6 जगहों से 7 विलेजेस जो हैं वो आपके आते हैं फ्रॉम दी बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेड प्रोग्राम से, एंड 20 विलेजेस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे जो पार्टिसिपेट करेंगे अपग्रेडेड प्रोग्राम फॉर द ईयर 2024, जिसमें इंडिया का एक विलेज शामिल है, विच इज दूधमाराज इंडिया, जो लोकेटेड है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ये आपका लोकेटेड है। फाइन, और ये एकमात्र आपका इंडियन गांव है जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है। Next is, which among the following insurance company has sold its 2.02% stakes in a Tata Power Company Limited for approximately rupees 2,888 करोड़? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपने स्टेक्स यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं टाटा पावर में? टाटा पावर की कंपनी में इट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये सोल्ड किए गए हैं रिसेंटली। Next question है, the DRDO has successfully completed the flight test of a guided dash, a multi-barrel rocket launcher MBRL weapon system as a part of a professional staff qualitative requirements, that is PSQR validation trials. तो DRDO ने recently flight test किया था पिनाका का, तो आंसर here is option number D, ठीक है। अब जो फ्लाइट टेस्ट किया गया है ये बेसिकली 3 फेजेस में किया गया था, डिफरेंट आपकी फील्ड फायरिंग रेंजेस जो थी वहां पे इसका टेस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है वो है कि इसे डेवलप किसने किया है, तो DRDO की जो लेबोरेटरी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलप्ड एस्टैब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। एंड यहाँ पे जो इसका फीचर है कि साइमल्टेनियसली हम जो है 12 रॉकेट्स इसमें यूज कर सकते हैं विद इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। और कितना एरिया ये कवर करेगा, 700 बाय 500 मीटर्स का ये एरिया इससे कवर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस वर्जन्स की बात करें यहाँ पे पिनाका MK1 की, तो इसकी रेंज कितनी है, इट इज 38 किलोमीटर्स रेंज। पिनाका जो सेकंड थी आपकी, इसका रेंज था 60 किलोमीटर्स, और अभी जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वाली आई है इसका रेंज कितना है, 75 किलोमीटर्स का है, ठीक है। अब DRDO की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है समीर V कमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन विच इज PAAT, पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल, ठीक है। इस एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया है to streamline radiation alarm assessment at an airport and borders. Where is the IAEA headquarter located? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं इस ऐप की, जो आपकी PAAT ऐप है। पैट ऐप जो है ये सपोर्ट करेगी फ्रंटलाइन ऑफिसर्स को, जैसे कस्टम और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल आपके होंगे, ठीक है, टू एक्सेस रेडिएशन अलार्म विच इज ट्रिगर्ड बाय द पीपल एयरपोर्ट पे, बॉर्डर क्रॉसिंग में, या फिर आपके अदर जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहां पे, ओके। जो ऐप है करंटली ये अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश में अवेलेबल है। एंड जो पैट है ये आपका एक पार्ट है IAEA सूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टूल्स जो अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल टू सपोर्ट कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग देयर न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेजर्स। एंड इसे डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय द IAEA इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ श्री
जयवर्धनापुरा श्रीलंका, जो आपकी श्रीलंकन यूनिवर्सिटी है उसके कोलैबोरेशन से इसको जो है डेवलप किया गया है। और ये आपकी एक सिमिलर ऐप है विच इज योर टूल फॉर रेडिएशन अलार्म एंड कमोडिटी इवैल्यूएशन, ट्रेस मोबाइल ऐप के जैसे ही है, जिसको IAEA ने 2017 में लॉन्च किया था। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? राफेल मैरियानो ग्रोसी, और इसे 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द कंट्री दैट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विद इंडिया फॉर द को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर फिटमेंट ऑन बोर्ड शिप ऑफ अ इंडियन नेवी। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने आपका इस अग्रीमेंट को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को साइन किया है फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न? इट इज योर जापान। कौन सी कंट्री है? जापान कंट्री है। और ये आपका MOI साइन किया गया है अंडर द इंडिया जापान डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। ओके, सिग्नेटरीज की बात करें तो HA श्री शिवी जॉर्ज जो है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था इशिकावा ताकेशी के साथ, जो कमिश्नर है ऑफ एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी, दैट इज ATLA अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, अब यूनिकॉर्न की बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है, इट इज अ यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जिसको डेवलप किया है 3 जापानीज कंपनी ने, जिनका नाम है NEC कॉर्पोरेशन, सेम्पा क्योगो केके एंड योकोहामा रबर कंपनी लिमिटेड। इन तीनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ पे क्या बोला है, जो ये एंटीनास बेसिकली जो ये टेक्नोलॉजी है ये फिट की गई है मोगामी क्लास फ्राइगेट ऑफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ओके, अब यहाँ पे को डेवलपमेंट की बात की है, दैट मीन्स कि इंडिया की कंपनी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो कौन सी कंपनी ये है? इट इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है ये? इट इज योर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड ये जापानीज कंपनीज के कोलैबोरेशन में इसको जो है डेवलप करेगी, और इंडियन नेवल जो शिप्स हैं उसमें इसे यूज किया जाएगा। ओके, नाउ जापान की बात कर लेते हैं। इसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगिरी इशिबा, कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी क्या है जापान की? इट इज जापानीज येन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच शॉर्ट फिल्म हैज क्वालिफाइड फॉर द 2025 ऑस्कर इन अ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? तो इस कैटेगरी में इनमें से कौन सी आपकी शॉर्ट फिल्म है जिसे नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2025 के लिए इन अ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी? इट इज योर सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, ये जो आपकी शॉर्ट मूवी है ये एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, FTII द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया है, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय दी चिदानंदा S नायक। ओके, अब यहाँ पे जो ऑस्कर की सेरेमनी होगी ये कहाँ पे होगी? लॉस एंजलिस में 2 मार्च 2025 को। एंड कौन सा एडिशन ये आपका होगा ऑस्कर अवार्ड्स का या अकेडमी अवार्ड्स का? 97th एडिशन। फाइन, अब जो मूवी है आपकी, ये जो शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो, इसे ऑलरेडी 2 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल लास्ट सिनेफ सिलेक्शन 2024 एंड बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द अमृत परंपरा, अ फेस्टिवल सीरीज टू सेलिब्रेट एंड प्रिजर्व इंडियाज ट्रेडिशनल आर्ट? तो इनमें से कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है अमृत परंपरा फेस्टिवल सीरीज? तो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसने इसे लॉन्च किया था। और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ दिस सीरीज विच इज कावेरी मीट्स गंगा। ठीक है, एट दी कर्तव्य पथ। और ये जो आपका इवेंट है ये कर्तव्य पथ पे हुआ था, एंड सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग कैंपस में ये हुआ था द्वारका गुजरात में। 2 से 5 नवंबर को ये हुआ था। एंड जो इवेंट है इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय दी संगीत नाटक अकेडमी एंड कला क्षेत्र फाउंडेशन एंड CCRT द्वारा। क्लियर है? और जो ये आपका इवेंट हुआ था, इस इवेंट में बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं आर्ट फॉर्म्स, उनको शोकेस किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने MOU साइन किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, ताकि प्रमोट कर सके और स्ट्रेंथन कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन अर्बन एरियाज इन इंडिया?
तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, या जिसे हम यूएन हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो MOU है ये साइन किया गया था जो 12th वर्ल्ड फोरम आपका हुआ था, वर्ल्ड अर्बन फोरम जो हुआ था इजिप्ट में, वहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन कैथी कैथाला श्रीनिवास जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, एंड केजुको इशिगाकी जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं एशिया एंड पैसिफिक रीजन के ऑफ अ यूएन हैबिटेट। ओके, नाउ अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और यूएन हैबिटेट है, इन दोनों ने मिलके एक फ्रेमवर्क यहाँ पे लॉन्च किया है अर्बन रास्ता, जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रेसिलिएंट एंड एक्सेलरेटेड एडवांसमेंट विद अ सस्टेनेबल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। तो जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है। इट इज डिजाइन टू फॉस्टर ग्रीन सस्टेनेबल एंड हेल्दी अर्बन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली while drawing India's traditional conservation practices। जो हमारी ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हैं वो तो चलेंगी ही विद और यहाँ पे जो बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज भी किया जाएगा, या मॉडर्न प्रिंसिपल पे बेस्ड ये आपका फ्रेमवर्क होगा। ओके, अब इस फ्रेमवर्क में 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आपके हैं। एक तो है स्पेशल इक्विटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लोकलाइजेशन, क्लाइमेट रेसिलेंस एंड एन इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये 4 फाउंडेशनल प्रिंसिपल इसमें मेंशन किए गए थे। अब एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कैटेगरी इंडस्ट्री हैव बीन रिसेंटली इन नवंबर exempted by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from obtaining approval from the State Pollution Control Board। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कैटेगरी इंडस्ट्रीज हैं जिनको यहाँ पे एग्जाम कर दिया गया है कि उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इट इज योर वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्री है? इट इज वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज बेसिकली जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो अप टू 20 होता है, ठीक है, इनका स्कोर अप टू 20 होता है या इससे कम होता है। मतलब ऐसी आपकी इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन कम करती हैं या ना के बराबर करती हैं, उनके लिए ये अप्रूवल यहाँ पे बोला गया है कि उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्रूवल में बेसिकली ये परमिशन लेते हैं कंसेंट टू स्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट का फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर देयर ऑपरेशंस। ओके, अब यहाँ पे 4 टाइप की कैटेगरी होती है इंडस्ट्री कैटेगरी। पहली आपकी है रेड कैटेगरी, जहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो है वो 60 होता है या इससे अबव होता है, वो इस कैटेगरी में आती है। जिनका आपका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 41 से 59 के बीच में होता है, ये ऑरेंज कैटेगरी में आती हैं। देन ग्रीन कैटेगरी में होती है पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जिनका 21 से 40 के बीच में होता है, ये ग्रीन कैटेगरी में आती हैं। और जिनका 20 या 20 से नीचे होता है पॉल्यूशन इंडेक्स, वो व्हाइट कैटेगरी में आती हैं। और करंटली व्हाइट कैटेगरी में 39 सेक्टर्स आपके जो है क्लासिफाई किए गए हैं कि इस कैटेगरी में 39 सेक्टर्स आपके इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपका आ गया असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, ठीक है, देन इलेक्ट्रिक लैम्प्स, फ्लाई ऐश, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, इस टाइप की जो आपकी सेक्टर्स हैं वो व्हाइट कैटेगरी के अंडर आपके आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिकॉग्नाइज्ड द 27th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट अलोंग विद सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो रिसेंटली 12 से 14 नवंबर को 27th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट आपकी हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसे ऑर्गेनाइज किया था सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था इस मीट को, जिसका फोकस था आपका ग्रीन एनर्जी होराइजन्स, एडवांसिंग सस्टेनेबल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल। इस इवेंट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडिया का जो करंट बायोफ्यूल ब्लेंडिंग रेट है वो 16.9% पे पहुंच गया है एंड इट इज ऑन अ ट्रैक टू सरपास 20% टारगेट सेट फॉर 2030। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था इन्होंने, जो हाईलाइट किया था कि इंडिया जो है सेकेंड रैंक पे अभी है ग्लोबली इन बायोफ्यूल ब्लेंडिंग एंड इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी नेशन ग्लोबली आफ्टर योर यूएसए, चाइना एंड रशिया, एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 8 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। इसके अलावा बोला गया था इंडिया का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं दे हैव बीन ग्रांटेड
404 पेटेंट्स एंड इन्होंने फाइल किया है, इन कंपनीज ने जो है फाइल किया है 382 एडिशनल पेटेंट्स टिल जनवरी 2023। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग रिफाइनरी हैज रिसीव्ड द स्पेशल अवार्ड फॉर इनोवेशन बाय द सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी। तो इनमें से कौन सी रिफाइनरी है जिसको ये आपका अवार्ड दिया गया है, स्पेशल अवार्ड फॉर इनोवेशन बाय द सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी? ये आपकी रिफाइनरी है मैंगलोर रिफाइनरी, जिसका पूरा नाम है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, और थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इस रिफाइनरी को रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इट्स इनोवेशन। ओके, और इनका जो काम है किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर इनोवेटिव वर्क इन अ फर्स्ट प्रिंसिपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाइब्रिड एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मैंगलोर रिफाइनरी के आपके चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मैंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1988। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर साइंड एन एमओयू विद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA टू एनहांस कोलैबोरेशन इन अ फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने एमओयू साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स इन द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? तो ये कंट्री आपकी है इंडिया। इंडिया द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया था एंड सिग्नेटरी इसके हैं VL कांता राव जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IEA विच इज फेथ बिरोल। अब ये एमओयू जो है ये एक्सचेंज किया गया था बिटवीन द विवेक कुमार वाजपेयी जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के एंड ताई यून किम जो हेड है आपके एनर्जी मिनरल एनालिसिस के इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमें पता है कौन है, फेथ बिरोल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पेरिस फ्रांस में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1974 और इसके मेंबर्स कितने हैं? 31 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। नाउ एक और चीज कि आपकी जो इंडिया है, इंडिया ने टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी। उसमें से आप यहाँ पे पूरी इसकी लिस्ट देख सकते हो, जैसे एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलिलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, ये सारे आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, Next question है recently in November the Moody's rating has projected India's GDP growth rate at -% for calendar year 2024. So कैलेंडर ईयर आपका जनवरी से दिसंबर का होता है और इसमें जो मूडी रेटिंग है इन्होंने प्रिडिक्शन दी है कि 7.2% की इंडिया की GDP रहेगी। क्लियर है? वहीं पे अगर हम कैलेंडर ईयर 25 और 26 की बात करें तो ये इन्होंने बताई है कि फॉर 2025 इट विल बी और 6.6% एंड 2026 के लिए ये आपका 6.5% रहेगा। Whereas इन्होंने बोला है कि जो आपकी ज़्यादातर G20 कंट्रीज हैं ये इनकी जो GDP है ये ग्रो करेगी आपकी 2.8% इन कैलेंडर ईयर 2024 एंड आपकी 2025 के लिए ये आपकी रिड्यूस होके 2.6% रह जाएगी एंड 2026 में ये और कम होके 2.5% रह जाएगी। ओके, नाउ बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो मूडी रेटिंग के करंट प्रेसिडेंट है मिशेल वेस्ट। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क में एंड न्यूयॉर्क USA में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1909। नाउ बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जिसे एनुअली 3rd संडे ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और 2024 में हमने 17 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया था और इसका स्लोगन था रिमेंबर सपोर्ट एक्ट। नेक्स्ट इज नेशनल एपिलेप्सी डे, जिसको 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसके लिए आपका कलर क्या होता है? पर्पल कलर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, जिसे 17 नवंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है एंड 2024 में हमने इसका 84th एडिशन ऑब्जर्व किया था। फाइन, आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।